Good evening, everyone. Welcome back to the channel. जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि एक व्लॉग शाम के टाइम पे भी शूट करेंगे। हालांकि अभी ट्रैफिक ज़्यादा होता है, तो इतने ट्रैफिक में ये बाइक कैसे परफॉर्म करती है, क्या इश्यूज आते हैं, वो सब पता चले। इसलिए वैसे भी पिछले वीडियो में, मतलब मेरे पहले वीडियो में दो चीज़ें मिस हो गई थी मुझसे। पहला है इसका कूलिंग सिस्टम, और सेकंड जो है वो इसकी सर्विस। वो तो बात करना रह गया था, तो अभी जाते जाते बात करते हैं। ये दो चीज़ें ना इंग्लिश में बोलनी पड़ती है, एक तो ग्रीटिंग्स और एक वेलकम करते हैं वो। बाकी तुम पूरा व्लॉग कोई भी लैंग्वेज में शूट करो, ये तो इंग्लिश में होता है, वेलकम बैक टू द चैनल। इसलिए कभी कभी हंसी भी आती है मुझे कि अरे कैमरा एंगल अभी सही है, प्रॉपर, अभी पूरा रोड भी दिख रहा है, बढ़िया लग रहा है। तो बात करते हैं इसकी कूलिंग सिस्टम के बारे में। पहले ये जान लेते हैं कि कितने टाइप की कूलिंग सिस्टम होती है, स्पेशली ऐसे इंजन के लिए। तीन टाइप की कूलिंग सिस्टम है अभी करंटली इन यूज। फर्स्ट इज एयर कूल्ड, सेकंड इज ऑयल कूल्ड जो ये है, थर्ड इज वाटर कूल्ड और लिक्विड कूल्ड। और तीनों ही एफिशिएंट है, बट तीनों का पर्पज अलग अलग है। तो ज़्यादा टेक्निकली नहीं जाते, टेक्निकली नहीं समझते, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, हीट मैनेजमेंट। ठीक है, कितना जनरेट हो रहा है, कितना डिसिपेट कर रहे हैं, कितना कूल डाउन कर रहे हैं, कहाँ कितना लॉस, तो पूरा उसका हीट बैलेंस शीट बनता है। इस बाइक में है ऑयल कूलिंग सिस्टम। ऑयल कूलिंग सिस्टम में होता क्या है कि जो इंजन ऑयल आप डालते हैं इंजन के अंदर, वही ऑयल कूलर के थ्रू सर्कुलेट होता है और वही डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में आता है। ये जो आउटसाइड एयर है उसके, वो उसका टेम्परेचर थोड़ा कंट्रोल करती है और वही वापस ऑयल सम्प में चला जाता है, वहां से फिर रोटेट होता है। तो ये साइकिल चलती रहती है। इस तरह से इंजन की हीट बाहर फेंकता है और इंजन का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। ओके, बेसिकली इंजन टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता है किसी भी सिस्टम में, ऑयल का टेम्परेचर कंट्रोल होता है, क्योंकि इंजन ऑयल ही है जो पूरे इंजन में सब जगह पे लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। होता यह है कि कोई कोई भी कूलिंग सिस्टम है, उसका पर्पज यही होता है कि इंजन का ऑयल टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखना। अगर वो बढ़ गया तो इश्यूज आएंगी, राइट। इंजन सीज हो जाएगा या कट ऑफ हो जाएगा। अभी तो कट ऑफ का सिस्टम है, पहले कट ऑफ सिस्टम नहीं आता था। और सबसे पहला ऑयल कूल सिस्टम जो है होंडा ने इंट्रोड्यूस की थी, सबसे पहले टेक्नोलॉजी यही ले आया था। एक्चुअली ऑयल जो है वो थिक होता है, डेंसिटी उसकी ज़्यादा होती है। ऑयल को टेम्परेचर गेन करने में भी वक्त लगता है और नॉर्मल टेम्परेचर में आने के लिए भी वक्त लगता है। लिक्विड कूल में ऐसा नहीं है, इमीडिएट वो हीट डिसिपेट करना शुरू कर देता है, हीट पकड़ना शुरू कर देता है। ओके, तो उसमें टेम्परेचर भी जल्दी राइज होता है और नॉर्मल भी जल्दी हो जाता है। एयर कूल में भी सेम रहता है। ओके, उसमें भी टाइम लगता है। हाँ, गर्म जल्दी हो जाता है, ठंडा होने में वक्त लगता है, लेकिन सबसे चीपेस्ट वही है। एयर कूल सबसे चीपेस्ट है, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा कूलिंग इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। जैसे ऑयल कूलर है, ऑयल पंप है, वाटर पंप, ऐसा कुछ हॉस पाइप, किसी भी तरह की पाइपिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है, कनेक्शन की जरूरत नहीं है। तो डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट एंड कॉस्ट। कॉस्ट मैटर करती है, क्योंकि उसमें कंपोनेंट ज़्यादा यूज होते हैं, रस्टिंग के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं वाटर कूल सिस्टम में। क्या इसमें कोई रस्टिंग के चांसेस है नहीं, क्योंकि कोई भी पार्ट जो है
मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आता है। सेम वे एयर कूलर भी। चलो ये हो गई हमारी बात इन तीन सिस्टम के ऊपर जो करंटली अभी बाइक में यूज होती है। बात करते हैं इस बाइक के बारे में कि इसका हीटिंग इश्यू कैसा है, क्या है। हीटिंग इश्यू एक्चुअली है भी या नहीं है। तो सबसे पहली चीज कि इतना पावर जनरेट करती है नहीं। 24 HP मैनेजेबल है। ओके। और चलो ये अभी तो समर सीजन है तो थोड़ी बहुत फील होती है, नॉर्मल फील होती है। और वो भी डायरेक्टली थाइस पे फील नहीं होती, पैर पे फील नहीं होती है। हाँ, अगर इतना कुछ चला लिया है, ट्रैफिक में स्टॉप एंड गो जा रहे हैं तो फिर थोड़ा बहुत लगेगा। अदरवाइज अगर विंटर सीजन है डेफिनेटली कुछ फील नहीं होगा। मैंने ली थी इसको विंटर सीजन में। विंटर सीजन में ट्रैफिक में भी गया हूँ, पैरों में कभी हीट फील हुई नहीं है। जो इशू KTM में है ओवर हीटिंग का, वैसा कोई ओवर हीटिंग का इशू है नहीं। ओके। और अगर कोई प्लान कर रहा है किसे परचेस करने का इस बाइक को, तो मैं एडवाइस दूंगा कि थोड़ी लंबी टेस्ट ड्राइव लेके आओ, मतलब 8-10 किलोमीटर, फिर पता चलेगा हीटिंग का क्या सीन है, इंजन हीटिंग का। हम रॉन्ग साइड जा रहे हैं, ऑप्शन नहीं है, यहीं से जाना पड़ेगा। क्योंकि जो डिवाइडर है, मतलब जहाँ से हम यूटर्न ले सकते हैं, वो काफ़ी आगे है। शायद 5-6 किलोमीटर हो जाता है। ओके। सेकंड बात करते हैं सर्विस कॉस्ट। सर्विस कॉस्ट इसकी बहुत नॉमिनल है। फर्स्ट 3 सर्विस जो है वो फ्री मिलती है शोरूम की तरफ से। तो हमारे तो किलोमीटर हो चुके हैं, देखो 14,958, मतलब अभी 1-2 दिन में 15,100-200 हो जाएगा घर जाके आऊँगा तब। तो मेरी तीनों की तीनों फ्री सर्विस यूटिलाइज हो चुकी है। अब आएगी 18,000 पे पेड सर्विस। ओके, उसमें सर्विस चार्ज जो है वो ऐड होगा। जो पहली 3 सर्विस में सर्विस चार्ज नहीं लिया जाता, वो फ्री होता है, वो और वॉशिंग दोनों फ्री होता है। बाकी तो देखो इंजन ऑयल का खर्चा होता है इसमें, फिर ऑयल फिल्टर जो है वो, और एक चेन सर्विस में चेन मेंटेनेंस देखते हैं लोग कि लूज हो गई है तो टाइट कर देते हैं, और क्लीनिंग एंड लूबिंग, ये 2 चीज़ करते हैं। तो उसका कुछ 200 रुपीज समथिंग है। अभी जो सर्विस का बिल आया है मैं फोटोज डाल देता हूँ, आप देख लेना। 1400 के अराउंड कुछ आया हुआ है। मैं यूजुअली वडोदरा से सर्विस करवाता हूँ। लास्ट सर्विस जो मैं अहमदाबाद से करवाई थी, क्योंकि जिस दिन ट्रिप पे जा रहा था उसी दिन मुझे सर्विस करवानी थी, तो मैंने यहीं से सर्विस करवा दी। वडोदरा जाने का टाइम ही नहीं रहा। और एक और चीज़ है कि इस बाइक को सर्विस करवाने के लिए आपको बिगविंग में ही ले जाना पड़ेगा। होंडा का जो रेगुलर शोरूम है जहाँ पे आपको हॉर्नेट और ये CB200X, लीवो, एक्टिवा ये मिल जाती है, वहाँ नहीं होगी, वहाँ नहीं करते हैं ये। कभी कभी मेरे एक्टिवा की सर्विस 1800 के अराउंड हो जाती है, अगर कुछ कंपोनेंट मुझे चेंज करवाने हैं तो। उससे भी कम में ये बाइक सर्विस हो गई है, सोचो। तीसरी चीज़ के बारे में बात करूँगा, कंपोनेंट अवेलेबिलिटी। तो अभी तक तो कोई कंपोनेंट डैमेज हुआ नहीं है इसमें, मैकेनिकल कंपोनेंट जो मुझे लगवाने की ज़रूरत पड़े। हाँ, बॉडी कंपोनेंट है, जो ये वाला है बॉडी पैनल, और ये मेरा किसी ने डैमेज कर दिया था, बाइक गिराई थी किसी ने, तो पूरा स्टीयरिंग वगैरह सब बैंड हो गया था। फोटो डाल रहा हूँ, देख लो, स्टीयरिंग बैंड हो गया था। ये जो राइजर है यहाँ से बैंड हो चुके थे।
ये वाला टैंक श्राउट है, वो अभी भी ब्रोकन है, मैंने ऑर्डर किया हुआ है, शायद आ गया है, मैं फॉलोअप नहीं लिया है शोरूम से। ये वाला पार्ट जो ये वाली पैनल है वो अवेलेबल थी, लेफ्ट साइड की रेड पैनल टैंक वाली, वो उनके पास थी तो मैंने इमीडिएटली दिलवा दी थी। बाकी बहुत छोटे छोटे जो कंपोनेंट हैं वो ऑर्डर करके मंगवाने पड़ते हैं। तो कंपोनेंट अवेलेबिलिटी जो है वो डिपेंड्स कि कौन से कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है। बाकी मोस्टली ऑर्डर बेस पे ही मिलते हैं, ऑर्डर करना ही पड़ता है, ऐसे बल्क में इसका अवेलेबल नहीं होता है किसी भी शोरूम में। लकीली मुझे बॉडी पैनल मिल गई, अवेलेबल थी, और ये हैंडल बार राइजर जो है वो, अरे वाह बीच में ही खड़े रहते भाई। ओके, तो ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो इस बाइक के बारे में ये है कि ये पॉकेट फ्रेंडली 300 सीसी बाइक है। अगर किसी को ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, जस्ट लाइक मी, ठीक है, क्योंकि इससे पहले मतलब ये मेरी पहली 300 सीसी बाइक है, तो इसको कैसे मेंटेन करना है, क्या करना है, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, कौन से चैलेंजेस आते हैं, ये सब जो इनिशियल लेवल होते हैं उसमें फिर ज़्यादा खर्चे वाली बाइक नहीं लेनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि मैं मेरे ध्यान में एक और बाइक थी जो मुझे लेनी थी और एक्चुअली फाइनल मैं कर चुका था, वो थी BMW 310RR, लेकिन एज यूजुअल फिर उसके प्रॉब्लम्स जितने भी हैं सर्विस रिगार्डिंग, मुझे लगा बेटर है कि कोई दूसरी बाइक का ऑप्शन देखा जाए। तो पैरेलल में एक और ऑप्शन था ड्यूक 250 का। ड्यूक 250 में एक्चुअली गया था मैं सितंबर 2023 में देखने के लिए, तो बेटर लगी मुझे। ड्यूक 250 में अपडेट आने वाली थी, तो शोरूम वाले डिस्काउंट दे रहे थे अच्छा खासा, 25-30 हज़ार से ऊपर। लेकिन ड्यूक का भी सेम है, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। और ड्यूक की कंप्लेंट मैंने बहुत बहुत सुनी है, इंजन रिगार्डिंग है और कंपोनेंट फेलियर जो है, बहुत बहुत कंप्लेंट सुनी है मैंने। ओवरऑल कंक्लूजन में यही कहूँगा कि डेफिनेटली एक बार आप इस बाइक को कंसिडर कर सकते हो। और जो लोग बिगिनर हैं अभी तक, मतलब जो नई नई बाइक परचेस करने जा रहे हैं, तो मैं उनको यही एडवाइस दूंगा कि अपनी बिगिनर लेवल बाइक पे उतना खर्चा ना करें, पहले बाइक का एक्सपीरियंस लें कि मेंटेनेंस में क्या जाता है, कितना इसके पीछे खर्चा हो रहा है, कि सीखने के लिए ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एक बार टेस्ट राइड लेके आओ, डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में मुझे बताएं अगर कुछ कोई और पॉइंट मिस हो गया है, और इस बाइक के रिगार्डिंग कुछ टेक्निकल आप चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं आपसे, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए।